Hello friends, welcome back to my channel Value Education. So we are continuing our math series. तो हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 किया था. आई होप आप सबको समझ में आया होगा वो एक्सरसाइज. So now we are going to do the next portion and the concept for next portion जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.2 में यूज होगा. तो या ready for today's session? Okay, so let's start. Okay, so आज हम क्या पढ़ेंगे? The fundamental theorem of arithmetic. अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो आपकी अर्लियर क्लासेस में यू मस्ट हैव नोन अबाउट द नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स. हमने अपनी फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, सॉरी नॉट 0, the numbers which start from 1, 2, 3 and up to so on. ठीक है. तो जो ऐसे नंबर्स जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं. ओके, नाउ नेचुरल नंबर्स तो पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. अब प्राइम नंबर्स के बारे में भी जानना जरूरी है. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो नंबर्स या तो खुद से डिविजिबल होंगे या फिर 1 से होंगे. ओनली 2 नंबर्स आर देयर फॉर प्राइम नंबर्स. सो फॉर एग्जांपल 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 के फैक्टर्स आप देख लो, या तो 2 से डिविजिबल होगा या 1 से डिविजिबल होगा. ओके, आफ्टर 2 3 ले लो. 3 भी सिमिलर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, या तो 1 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल होगा. सिमिलरली फॉर 5 1 से होगा या 5 से होगा. मीन्स ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्राइम नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में. ओके, और मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखेंगे कि एक और टाइप का नंबर आपको जानना जरूरी है इससे पहले कि हम अरिथमेटिक के बारे में जाने, थ्योरम के बारे में. कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? Composite numbers are the numbers which are, हाँ, composite numbers ऐसे numbers होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स को हटा दो. प्राइम नंबर्स को हटाने के बाद जो नंबर्स बचते हैं वो हमारे नंबर कॉम्पोजिट होते हैं. तो प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या थी? ऐसे नंबर्स जो कि खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते थे. तो ऐसे नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स या जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों उनको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स. जैसे कि हमने 2 और 3 तो प्राइम नंबर्स थे. हम 4 लेते हैं. 4 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे 4 के? 1 और 4 तो पहले हो गई, ये तो हमेशा ही होता है, हर नंबर का होता है. इसके अलावा 2 भी होगा 4 का फैक्टर. और कोई होगा क्या? नहीं, और कोई नहीं होगा. सो हमारे पास यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स है. 3 फैक्टर्स आ गए 4 के. सो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर. तो प्राइम नंबर्स को हटा दे अगर हम नेचुरल नंबर में से, तो जो नंबर्स बचेंगे उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स. क्लियर? ओके, नाउ अब हमें समझना है फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है अरिथमेटिक की, कि हम हर एक नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में यूनिकली प्रेजेंट कर सकते हैं. यूनिकली. अब यहाँ पे यूनिक का मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी होता है. यूनिक का मतलब है यूनिक. व्हाट डज यूनिक मीन्स? यूनिक मीन्स ऐसी कोई चीज जो सिर्फ अकेली हो, है ना, जो दोबारा मीन्स जिसके जैसा कुछ और नहीं हो सकता है, वो एक अकेला है, इंडिविजुअल है. दैट इज यूनिक. ओके, तो मान लो हम यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं. लेट्स से हमने 2 ले लिया. 2 तो प्राइम नंबर हो गया, है ना. चलो, कोई भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो 2 इज अ नेचुरल नंबर. 2 को ले लेते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2, जहां पे हमारा 2 क्या है? प्राइम नंबर है. ओके, 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 3. ओके, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2.
ऐसा लिख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि नंबर्स को कैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में, नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1। 1 लिखो या ना लिखो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको नंबर इटसेल्फ ही मिलता है। गॉट इट? ओके। सो इस तरह से हम नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? ओके। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है आपकी बुक में। और एक और चीज़ मुझे आप सबसे शेयर करनी थी कि मैं जो यहाँ पे बुक फॉलो कर रही हूँ वो NCERT पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, और CBSE बोर्ड। ओके। सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है 7, ये नंबर है एक, ठीक है, दिस इज अ नेचुरल नंबर यू कैन से। तो इन्होंने बताया कि इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 23, और इसी तरीके से ही सिर्फ लिख सकते हैं इसको, और किसी तरीके से आप यहाँ पे और कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर नहीं आएगा। मतलब, और ये सारे नंबर कैसे हैं आपको नोटिस करना चाहिए कि ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं। तो सिंपली बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये एक नंबर ले लिया इन्होंने, इसको कैसे प्रेजेंट किया है, 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो दिस इज यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5330। इसी तरह से इसको भी किया है इन्होंने, इसको भी किया है और इसको भी, मीन्स रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा, 2 की पावर 2 मीन्स 4 है ये, तो उसको उन्होंने 2 की पावर 4 कैन बी रिटन एज 2 to the power 2. Got it? Okay. Now moving forward, prime factorization. अब हमें इसमें जो मेनली सीखना है वो सीखना है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इटसेल्फ इसके नेम में ही है। प्राइम मीन्स प्राइम नंबर्स का यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मीन्स उस नंबर को फैक्टराइज करना है, ठीक है। किस तरह से, देखो यहाँ पे एक नंबर लिया है इन्होंने 32760। अब आपने छोटी क्लासेस में किया होगा कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 32 मैं इस साइड लेती हूँ, एक सेकेंड, यस, नंबर क्या है हमारे पास 32760। हम कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे लाइन डालते हैं, अब करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम 2 लेंगे। अब 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे। कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 16380 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अगेन, अब फिर से देखो इसके लास्ट टर्म में 0 है, तो ये टर्म 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से हम फिर से 2 लेंगे, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। आपको इस तरह से डिवीजन नहीं आ रहा है तो आप साइड में रफ वर्क जहाँ करते हो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। जो भी आएगा इसको डिवाइड करने के बाद में क्वोशिएंट में वो आप इसके नीचे लिखेंगे, तो आ जाएगा 8190। फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4095। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, अब नहीं होगा, क्योंकि एन टर्म में क्या है इसके पास, यूनिट डिजिट में 5 है, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। तो अब 5 ले लेंगे, 5 कितने टाइम्स जाएगा, ये 1365 टाइम्स जाएगा, तो 1365 टाइम्स। ओके, देखो यूनिट डिजिट में 5 है, ओके, तो ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 5 15 होता है, लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया है। चलो आप यहाँ पे 5 मत लो, यहाँ पे 3 लेके देखो, ओके, 3 ही लो, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 क्यों ले रही हूँ मैं बता रही हूँ। 3 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, पहले चेक करना पड़ेगा। देखो हमने स्टार्टिंग कैसे की, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया 2 से, 2 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, हम सीधा 5 पे जंप नहीं कर सकते, ओके। तो हमने 3 के लिए चेक किया, अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो हम लिख देंगे ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। जब मैंने चेक किया तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 1365 टाइम्स 3 इंटू 1365 इज इक्वल टू 4095 आ रहा है मेरा, तो मैं यहाँ पे 3 ही लूंगी। अगर इन केस 3 से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा होता तो मैं नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर पे जंप करती जो कि 5 था। गॉट इट? ओके, नाउ अब मैं देखूंगी, फिर से चेक करूंगी कि 1365 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टिल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे 455 आ जाएगा।
अब फिर से चेक करूंगी 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, अब चेक करने पे 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो अब फिर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर 5 है, तो 5 पे जंप कर जाऊंगी। अब 5 जा कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। फिर से इसको मैं अब देख चेक करूंगी कि अब ये फिर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है, नहीं 5 से तो नहीं हो रहा है। 91 किससे डिवाइड होता है, चेक करना पड़ेगा मुझे 91 के डिवीजन देखने के लिए। तो अब देखूंगी मैं, क्योंकि 5 से तो नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 7। 7 से चेक करती हूँ कि 91 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मेरा ना राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो 7 1 जा 7 हो रहा है, हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, और यहाँ से 21, तो 3 जा 21, तो ये 7 91 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, 13 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 13 जा 91। अब 13 जो है वो खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये क्या किसी से डिवाइड होगा, नहीं होगा, इटसेल्फ से ही होगा, तो लास्ट क्या आ जाएगा 13 1 जा 13। तो अब हमारे पास यहाँ पे अब मैं बोलूंगी आपसे कि मेरे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए। तो आप प्राइम फैक्टर्स जब लिखोगे तो आप किस तरीके से उसको लिखोगे वो मैं आपको बताती हूँ। प्राइम फैक्टर्स किसके हमने निकाले, 3 2 7 6 0, क्या आ गए। अब ये जो इस साइड से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमारे वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है 2, 1 2 3 बार है, ओके। फिर आ गया 3, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3, फिर 5 1 टाइम में 7 एंड 13 है, ओके। फिर इंटू में 5, इंटू में 7, फिर इंटू में 13, गॉट इट। तो इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिया इस नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, बस इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये है आपकी यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब इसको आप और चाहें तो और बस ऐसे लिख सकते हैं कि जो 2 को 3 टाइम्स दिया है तो आप इसको पावर में लिख दो, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हो, इंटू 3 कितने बार दिया है, 2 बार, तो 3 टू द पावर 2 लिख सकते हो, इंटू बाकी वैसा का वैसा ही, क्योंकि बाकी सब सिंगल सिंगल टर्म्स दी हुई हैं, 7 इंटू 13, गॉट इट। सो दिस इज द यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 32760। आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, ओके। सो दिस इज द वे। इसी तरह से आप हर नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर सकते हो कि प्राइम फैक्टर्स क्या है, और इसी को बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसी से ही बनाई गई है। अब क्या फंडामेंटल थ्योरम है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो थ्योरम 1.2 क्या बोल रही है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। बोल रहे कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, हमने कॉम्पोजिट नंबर के बारे में जाना क्लास में स्टार्टिंग में, तो बोल रहे कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है वो नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो फैक्टराइजेशन जो आएगा हमारे पास वो कैसा होगा, यूनिक होगा, अकेला ही होगा, उसके जैसा नहीं होगा कोई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, बस एक चीज क्या बोल रहे हैं इसमें कि ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर किया, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं पहले 5 से, जैसे मैं 5 से कर रही थी पहले डिवाइड, है ना, मैंने चेंज करके 3 से किया क्योंकि आपको समझाना था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करना है, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मान लो अगर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं किया, आपने पहले यहाँ पे 3 की जगह पे यहाँ पे 5 से कर दिया, इसकी जगह पे 5 से आपने कर दिया क्योंकि 5 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर आपको बाद में पता चला, फिर बाद में कहीं आपको 3 से, मतलब आपने ये ऑर्डर्स जो है इस साइड प्राइम फैक्टर नंबर्स के ये इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे पहले 5 से कर दिया, फिर बाद में 2 से कर दिया, पहले 7 से कर दिया, ऐसा कर दिया, तो क्या वो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ये बोल रहा है इसमें। तो बिल्कुल वो क्वेश्चन आपका इस तरह से होना चाहिए कि मैम क्या अगर हम इसको अरेंज कर दें, पहले 2 से पहले 5 से कर दे, बाद में 3 से कर दे, तो क्या वो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा।
तो उसका आंसर है कि बिल्कुल होगा। तो वही उसमें बोला है कि ऑर्डर चेंज करने से प्राइम फैक्टर्स का आपका आंसर या वो जो आप फैक्टर्स निकालोगे वो चेंज नहीं होगा, वो सीक्वेंस आप इधर उधर कर सकते हो, उससे कुछ मैटर नहीं करता है वो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो आफ्टर ऑल सेम ही होती है ना। कोई भी नंबर आप 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 करो, आंसर सेम आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्टिल आपकी यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहलाएगी। ओके, सो ये कह रही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद में ये आपको कार्ल फ्रेडरिच गॉस एक साइंटिस्ट है, इनके बारे में इस बॉक्स में दिया हुआ है। सो इफ यू आर लाइक इंटरेस्टेड तो आप ये रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने पढ़ लिया, बस इतना ही है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, बोल रहे हैं कि कॉम्पोजिट नंबर का यूनिक, वहां पे कॉम्पोजिट नंबर स्पेसिफिकली यूज किया है, यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर के लिए। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक, प्राइम फैक्टराइजेशन नेचुरल नंबर का भी यूनिक है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। लेकिन किसके लिए नहीं होगा? सिर्फ उसके फैक्टर्स के ऑर्डर्स के लिए, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। सपोज एक फैक्टर दिया है इसका 2, इसका ऑर्डर 4 है, तो इसके लिए नहीं होगा, समझ रहे हो? यूनिक नहीं होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा, यूनिक नहीं होगा, यूनिकनेस नहीं होगी उसमें। गॉट इट? ओके, सो या वी आर डन विद द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपको समझ में आ गई होगी आई गेस। गॉट इट? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, देखो इसमें बोला है कंसीडर द नंबर्स 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, मतलब n कैसा नंबर होगा? नेचुरल नंबर तो 1, 4 टू द पावर 2, 3, 4, मतलब पावर में 1 2 3 4 ऐसा जाएगा, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n ends with the digit 0। बोल रहे हैं कि 4 की पावर, बोल रहे हैं कि आप चेक करो कि जो 4 की पावर n है, यानी कि n की जगह पे कोई ऐसा नंबर आ सकता है क्या कि जब हम इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट, मतलब जो लास्ट वाली डिजिट होगी उसकी डिजिट पे हमें 0 मिल जाए। यहाँ पे कोई भी नंबर हो और उसके पर उसकी लास्ट डिजिट पे हमें 0 मिलना चाहिए। क्या ऐसी कोई n की पावर 4 की पावर एग्जिस्ट कर रही है? ये चेक करना है। तो सबसे पहले ये बताओ, कोई भी नंबर अगर 0 कंटेन कर रहा है तो वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से, है ना? बहुत इजी है कि कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड कर रहा है तो उसको उसका एक फैक्टर 5 जरूर होना ही चाहिए, ये हमको पता है। तो वही सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है? इफ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n, कोई भी n है, were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। वही बात बोल रहे हैं जो हमने अभी कही, that is the prime factorization of 4 to the power n would contain the prime factor 1। तो इसका मतलब क्या है? अगर वो 5 से डिविजिबल है तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 4 टू द पावर n का, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक प्राइम नंबर जो होगा वो 5 भी होगा, होगा ही होगा, वो मस्ट है। ओके, तो इतना पता चल गया। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 4 टू द पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की होल पावर n, ऐसे लिख सकते हैं ना? क्या किया है मैंने? 4 को स्प्लिट कर दिया है 2 इंटू 2 इक्वल्स टू n में, और पावर वही है। सॉरी, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ सॉरी, जो ब्रैकेट में है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर 2 लिख सकती हूँ उसको। ब्रैकेट के बाहर क्या है? पावर में n है। अब इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2, और ये वाला 2 अगर मैं इसको बाहर ले जाऊं तो इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 2 n। गॉट इट? यहाँ पे 2n आ गया, इसका मतलब क्या है? क्या कभी भी ऐसा नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से जिसकी मतलब जो 2 से इंटू हो रहा हो, यानी कि जैसे क्या 14 आपका 5 से डिविजिबल है? नहीं है। गॉट इट? तो बोल रहा है कि मतलब पावर 2n मतलब वो चीज इवन हो गई ना। देखो किसी भी नंबर के साथ अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है।
तो इवन नंबर्स मिल रहे हैं ना आपको। और कोई भी ऐसा नंबर आपने देखा है क्या किसी भी, मतलब कि 5 की पावर और वो इवन नंबर हो जाए? 5 कभी इवन नंबर होता है? नहीं होता है, तो वो डिवाइड भी नहीं होगा 5 से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, वही चीज ये बोल रहे। सो द ओनली प्राइम इज इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2। तो सिर्फ क्या प्राइम होगा हमारे पास? 5 तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये दिख रहा है 2 फैक्टर निकल रहा है, 2 फैक्टर हमें मिल रहा है यहाँ पे। गॉट इट? सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 to the power n। तो अरिथमेटिक जो थ्योरम थी फंडामेंटल, उससे हमें ये पता चल गया कि देर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, 2 के अलावा। क्योंकि हमने इसको जब स्प्लिट किया ना, इस तरह इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखा, तो हमें यहाँ पे एक फैक्टर निकल के मिला 2 और इसकी पावर में 2n। तो ये हमारा जो 2 फैक्टर निकला, मतलब कि यही है ना कि 2 से तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो वो जो भी टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है वो कभी भी 5 से तो डिवाइड नहीं होगी, है ना। तो अगर 5 से डिवाइड, मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगी तो मतलब 0 नहीं है उसके पास में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 टू द पावर n को आप कभी भी ऐसा कोई भी टर्म, n की पावर कोई भी ऐसी आप नहीं ले सकते जिसके लिए आपको यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट में 0 मिल जाए। तो वही बोला है, देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, उसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बोल रहा है। एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आई गेस आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हम डिस्कस कर लेंगे। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोला है? 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो 6 को आप कैसे प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हो? 2 इंटू 3 में लिख सकते हो। 20 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हो। देखो सिंपली ऐसे किया है, ऐसे लिखो। अब इसको प्राइम फैक्टर करो, 2 1 जा 2 0। अब 2 से फिर से जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। अब 5 किससे जाएगा? 5 से ही जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो क्या आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 5, वही लिख दिया यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5, और 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 लिख दिया है, इंटू 5 इंटू पावर 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पावर 1 लगा दी है, दैट डजंट मैटर, ओके। तो यहाँ पे अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि हमें, अगर मैं बोलूं कि एलसीएम क्या होगा 6 और 20 का, तो आपको इसमें क्या आ रहा है? आपको 2 इंटू 3 आ रहा है, इसमें 2 की पावर 2 इंटू 5। तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी है प्राइम नंबर्स की दोनों में से। तो इसमें से देखो दोनों नंबर्स देखोगे आप, 6 का क्या है? 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे दोनों में से देखो हमारे पास कितने नंबर है? 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 है और 5 है। तो अब सबसे पहले हम 2 देखेंगे। 2 की यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर लेनी है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या कहाँ मिल रही है आपको? यहाँ मिल रही है 2 की पावर 2। तो आप लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू, नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे 3 है? नहीं है, तो आप सीधा 3 इंटू 3 की पावर 1 लिख देंगे, इंटू, और क्या है? और क्या बचा हमारे पास? 5। 5 यहाँ है? नहीं है। जो टर्म सिंगल है उनको आप सिंगली लिख देंगे सिंपली, पर जो टर्म्स पावर्स में है तो उसको आप देखेंगे कि किसकी हाईएस्ट पावर है और वो हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखेंगे। गॉट इट? तो ये लिख दिया, ये इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो यही लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स इज द एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि अब एचसीएफ में देखो हमें क्या देखना है, इसमें तो हमने हाईएस्ट पावर्स देखी, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की। अब एचसीएफ में क्या देखेंगे हम लोग? लीस्ट पावर देखेंगे। तो यहाँ पे 2 की लीस्ट पावर क्या है? 1 है, तो लीस्ट पावर वाला ही लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो ये नहीं लेंगे हम, जो 2 की पावर 1 है। और कॉमन भी देखना है, तो दोनों में पहले तो देखो कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो वो नहीं लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे। अब 2 की भी लीस्ट पावर लेनी है हमको, क्योंकि कॉमन निकालना है। तो लीस्ट पावर कहाँ पे मिल रही है आपको? ये 2 की पावर 1 लीस्ट है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1। गॉट इट? यानी कि 2, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। गॉट इट? एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट
क्लियर हो गया। यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिलता है, क्या फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे, कि HCF इंटू LCM, HCF ऑफ सम नंबर्स मीन्स सपोज A एंड B, ये देखो यहाँ पे लिखा है HCF ऑफ A एंड B कोई भी नंबर्स है, इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये हमेशा होता है। अब आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे मान लो हमने A हमारा हो गया 6, अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया 6 और 20 वाला वही ले लेते हैं, A 6 ले लेते हैं, B 20 ले लेते हैं, ठीक है। तो HCF क्या आया था हमारा A और B का, 2 आया था, 2 ले लिया इनटू, अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। LCM क्या आया था A इंटू B का, LCM क्या आया था, ये LCM आया था, तो LCM को हम ले लेते 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, सॉरी, तो ये हो गया 60 यानी कि 180। LHS में तो मेरा 180 आ गया, ठीक है। अब RHS की बात करते हैं। RHS में क्या है, A और B का प्रोडक्ट है, दोनों इक्वल आ जाएगा तो मेरा मतलब प्रूफ हो गया, वेरीफाई कर दिया मैंने। तो 6 इंटू 20 क्या होता है, 6 इंटू 20 120, सॉरी यहाँ पे 6 इंटू 20 यहाँ पे भी है ना, ये 120 होगा, मैंने 180 लिख दिया जल्दी जल्दी में, 120। तो देखो बराबर आ गया ना, ये भी 120 आ गया, LHS भी 120 आ गया आपका, और RHS भी 120 आ गया, गॉट इट, तो वेरीफाई हो गया। तो दिस इज अ फॉर्मूला, A और B पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। ये हमेशा कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब आपका A और B पॉजिटिव इंटीजर्स हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या बोला है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by prime factorization method, hence find your LCM। आपको पहले तो क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है 96 का और 404 का। कैसे फाइंड करोगे, दोनों को सेपरेट सेपरेट फैक्टराइज करोगे, जो भी आएगा उनका फैक्टराइजेशन, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे पहले दोनों का, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप लोग, उसके बाद 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसमें से आप HCF निकालोगे। अभी हमने फाइंड किया HCF कैसे निकालते हैं, उस मेथड से HCF निकालोगे, ठीक है। फिर उसका LCM निकालोगे। अब LCM कैसे निकालोगे, LCM आपको ये फॉर्मूला यूज करके निकालना है। आपको LCM डायरेक्ट वैसे नहीं निकालना, वैसे भी निकाल सकते हो, बट आप ट्राई करना कि आप ये फॉर्मूला यूज करके LCM निकालो, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे। उसके बाद कोई एग्जाम्पल 8 भी आप लोग ही ट्राई करेंगे, दिस इज फॉर होमवर्क, मैं बस बता दे रही हूँ करना क्या है कैसे है इसमें भी क्या, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। यहाँ पे 3 नंबर्स दिए आपको, 6, 72 और 120, उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है और HCF और LCM निकालना है। तो जैसे आप 2 नंबर्स का निकाल रहे थे वैसे यहाँ पे 3 नंबर्स का निकालना है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पे 3 नंबर है 2 की जगह पे, ठीक है, कर लेंगे। ओके तो दिस इज फॉर होमवर्क, आप लोग इसको होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे, जहां कहीं भी अटक रहे हैं तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इन केस आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बुक में क्या होता है ना, काफी सारे स्टेप्स मिस कर देते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वो चीज नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके सो या, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको आज की क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ में। थैंक यू सो मच।